So hi guys, Abhishek this side. Today I'm talking about constitutional bodies, institutional control and evolving appointments. हिंदी में आते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल के बारे में और अपॉइंटमेंट्स के बारे में उनकी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। और ये लेक्चर होने वाले हैं बहुत ईजी वे में, सो दैट कि आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना आए। एंड हमने मुहिम छेड़ रखी है अपने लास्ट डे रिवीजन लेक्चर्स की, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के बाद भूला भूला फील ना हो, सब कुछ याद आए एंड जस्ट पेपर देखो, टिक 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 ऐसा कुछ करके चले जाओ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, जो ECI है, पहले बात तो ECI का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 324, राइट। फिर ECI क्या है, एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करेंगे। और वैसे भी क्या ECI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। यो की रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्टर करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस को, किसके अंदर, इंडिया में। ऑब्वियसली बात है, बाहर तो ना करेंगे, इंडिया में करेंगे ना। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे ECI का काम होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों लेवल पे ECI काम करती है, नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे, राइट। ओके, क्या मैंडेट क्या है, स्कोप ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 क्लोज 1, ठीक है, ये क्या करता है, ये पावर दे रहा है, सुपरिटेंडेंस की पावर दे रहा है, डायरेक्शन की पावर दे रहा है, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस की पावर दे रहा है कमीशन को, ठीक है। तो जो आपका ECI है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसको कहीं से कहीं ना पावर मिलती होगी ना। कौन कौन सी पावर मिलती है, सुपरिटेंडेंस की पावर मिलती है कि वो देख रेख करे इलेक्शन सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्शंस को। अब कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट कंट्रोल ही कर ले, ठीक है। कंट्रोल करने का कुछ लोग मतलब आज के टाइम में कुछ लोग ना बहुत गलत मतलब समझते थे कंट्रोल करने का, वो बिल्कुल ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। नेगेटिव वे में कंट्रोल नहीं करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में कंट्रोल करना होता है, राइट। सो आजकल बहुत चल रहा है, ऑब्वियसली बात है। आप अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हो तो आपको पता भी होगा इस सब चीज़ों का। खैर आगे बढ़ते हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे जुडिक्शनल बाउंड्रीज की, कौन कौन सी जुडिक्शन बाउंड्रीज हैं, राइट। तो देखो, कहाँ कहाँ तक ये हाथ पैर मार सकते हैं ECI। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हाथ पैर मार सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो तो हाथ पैर मार सकते हैं, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो तो हाथ पैर मार सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हाथ पैर मार सकते हैं। हाथ पैर मार सकते का मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे ये इलेक्शन इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, तो देखो, जो लोकल बॉडीज़ है ना, उसके इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते, कोई जुडिक्शन उनके होता नहीं है, तो ECI का जुडिक्शन लोकल बॉडीज़ के ऊपर नहीं है, राइट। लोकल बॉडीज़ फॉर एग्जांपल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ एन एग्जांपल ऑफ लोकल बॉडीज़। अब ये जो लोकल बॉडीज़ है उसको कौन इंडिपेंडेंटली गवर्न करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्न करेगा, ठीक है। जो भी इलेक्शन करवाने हैं, जो भी करना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, ठीक है। अब जब कभी भी अगर आप पंचायत आएगा तो आर्टिकल 243 के, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 243 के, राइट। जबकि म्यूनिसिपैलिटीज़ की अगर बात आती है कौन सा आर्टिकल आएगा, 243ZA, राइट, 243ZA। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो कभी कहते हैं ना कि हमें लिख के दो, लिख के देने का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ एविडेंस कि अगर आप कोई DM ऑफिस के अंदर गए हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, कोई आपको वर्बल लैंग्वेज में बात कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, यू जस्ट से कि भाई लिख के दे दो नहीं हो सकता, अपने साइन कर दो। अब वो बंदा अथॉरिटी में आ जाएगा उसकी कि लिख के दूंगा तो फंसूंगा, राइट। तो देयर इज अ थिंग, लिख के दो, तो हर चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज़ लिखी हुई है, सो दैट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, राइट। खैर नाउ फोकस बी, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, कंडीशन की बात कर लेते हैं सर्विस की, कि सर्विस की कंपोजिशन एंड कंडीशन कैसी है, ठीक है। सर्विस की कंपोजिशन कंडीशन कैसी है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। देखो, कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। भाई कोई ECI की बॉडी है, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेट अ मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हम इसमें कह रहे हैं कि 3 मेंबर हैं, ठीक है, 3 मेंबर है। पहला खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 है अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 है इलेक्शन कमिश्नर। और कब से आ रहा है ये चला हुआ, भाई 1993 से चलता आ रहा है, राइट। अब ये कह रहा है कि भाई मल्टी मेंबर बॉडी है, बिल्कुल दिख रहा है आपको मल्टी मेंबर बॉडी यहाँ पे दिखती हुई, ठीक है ना। मल्टी मेंबर बॉडी ना, 1 2 3 मेंबर की बॉडी मल्टी मेंबर बॉडी है, ओके। इक्विलेंस ऑफ पावर, जो आपका ECI है ना, इसकी पावर किसके इक्विलेंट है, तो जो आपके CEC है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं,
इनके पास इक्वल पावर है, सैलरीज इक्वल है, अलाउंसेस के किसके इक्वल है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के इक्वल है, राइट। तो जितनी पावर, जितनी सैलरी, जितने अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं ना, उतनी ही सैलरी, उतनी ही पावर, उतने ही अलाउंसेस किसको मिलते हैं, ईसीज को एंड सीईसीज को, राइट। अब डिसीजन विद इन द कमीशन आर टेकन बाय मेजोरिटी वोट। अब कैसे डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा मेजोरिटी वोट से, ठीक है। यहाँ पे कैसे डिसाइड की जाएगी चीजें, मेजोरिटी वोट से डिसाइड की जाएंगी, राइट। भाई मेजोरिटी वोट डिसाइड करेगा। अब ये टेन्योर की बात कर रहे हैं, कितना टेन्योर हो सकता है भाई, 6 साल का टेन्योर हो सकता है, ठीक है। और 65 ईयर वेज दे सकती है। जो भी पहले हो गई हटना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, या तो 6 ईयर या फिर 65 ईयर एज, राइट। ओके, चलो इसी बात पे बता दो, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी एज लिमिट क्या होती है, याद कर लें, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के बारे में और एसिमेट्रिक रिमूवल प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि किस तरीके से रिमूवल होगा और किस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला हुआ है। अब हम बात करें किसकी, सीईसी की, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इनका। क्या होता है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। कोई भी आके हटा नहीं सकता, कि कोई भी आके प्रेसिडेंट आके चलो भाई हट जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हटाने के लिए, केवल एक पर्टिकुलर मैनर में हटाया जा सकता है, जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जज कब हट सकते हैं, मिसबिहेवियर के और इनकैपेसिटी के बिहाफ पे हट सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, तो कठिन है हटाना, राइट। अब देखो ईसीज कैसे हटा सकते हैं, तो जो इलेक्शन कमिश्नर इंडिया की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लेते हैं, वो एंजॉय नहीं करते आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन को, जैसे सीईसी कर रहे हैं ना, वैसे ईसी नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकते हैं रिकमेंडेशन पे सीईसी की। अगर सीईसी रिकमेंड करेंगे तभी प्रेसिडेंट हटाएंगे, अदरवाइज प्रेसिडेंट के खुद का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे हटा दे, राइट। नहीं हटा सकते जब तक कि रिकमेंडेशन नहीं होगी सीईसी की, राइट। सो अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। तो ये हमने देखा अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या दे रखा है, ठीक है, करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से करंट अभी रिसेंट न्यूज़ क्या हमारी, न्यू सिलेक्शन पैनल मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, अभी हम नए सिलेक्शन पैनल मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो डायरेक्टिव है किसके, कौन से केस में, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, उसमें पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी क्या, एक स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोसेस मॉडिफाई करती है किस तरीके से सीईसी एंड ईसीज अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है उसने मॉडिफाई कर दिया स्ट्रक्चर को, जो पहले से चलता आ रहा था। अब यहाँ पे जो सीईसी है और ईसीज की अपॉइंटमेंट जो है उसको मॉडिफाई किया गया है, कैसे, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम यूनिलेटरल एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे कह रहा है यूनिलेटरल एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन, बोले तो एक तरफा एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे अब, राइट। कैसे, सर्च कमेटी बनाई जाएगी, कौन सी कमेटी बनाएगी, सर्च कमेटी। या हेड के, सर्च कमेटी कौन हेड करेगा, लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे, इंक्लूड करके 2 अदर सेक्रेटरीज को टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला क्या स्टेप है, सर्च कमेटी बनेगी, और जो सर्च कमेटी है वो हेड की जाएगी लॉ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और लॉ मिनिस्टर के साथ साथ 2 दूसरे सेक्रेटरीज भी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। एंड ये क्या करेंगे, ये प्रिपेयर करेंगे पैनल ऑफ 5 पर्सन का पैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या प्रिपेयर करेंगे, 5 पर्सन का पैनल जो है कंसिडरेशन के लिए क्या करेंगे, पैनल को प्रिपेयर करेंगे। अब आता है सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो एक हो गया सर्च कमेटी, एक हो गया सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्ट करेंगे। सो 3 मेंबर पैनल दैट सेलेक्ट्स द कैंडिडेट्स, ठीक है। अभी 3 मेंबर पैनल है वो सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, जो कि कंपोज होंगे किससे, प्राइम मिनिस्टर। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेट करे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के अंदर, और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन अभी कौन है फिलहाल, राहुल गांधी जी हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ घोटाला क्या चल रहा है, यहाँ पे पहले सीजेआई थी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे पहले दूसरे नंबर पे, बट अब जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई बनाओ, लॉ बनाओ, ठीक है, तो क्या कर दिया, सीजेआई को उड़ा दिया, हटा दिया उनको, क्या ले आए, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ले आए, ठीक है। तो अभी एक तरफा जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ही अगर क्या करेगा, इलेक्ट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो अब ये प्रॉपर इलेक्शन कैसे होंगे। सो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यही चल रहा है, मतलब यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। राहुल गांधी ने तो अब तक जो भी मतलब अभी अपॉइंटमेंट हुए थे ना, राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, मेरे को जब आप बता ही नहीं रहे कुछ भी तो मेरा जाने का फायदा क्या है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, राइट। ओके, प्रेसिडेंशियल
प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द कमिश्नर्स बेस्ड ऑन द बाइंडिंग रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अब जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेंगे बट वो बाइंडिंग है, उनकी भी पावर नहीं है, राइट। तो प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट कर देंगे कमिश्नर्स को, जो कि बाइंडिंग रिकमेंडेशन होगी इनकी और सिलेक्शन कमेटी की जो रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो एक होगी सर्च कमेटी, एक होगी सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी का जो दूसरा पॉइंट है, जिसमें आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो जो एंट्री लिया ना, वो बड़ा सबसे बड़ा धोखा लिया, मतलब धोखा ही कहेंगे, ऑब्वियसली बात है। एक एग्जीक्यूटिव के हाथ में आप इलेक्शन कमीशन की कमान सौंप दो और उसको सर्च करने का, वो तो अपने ही हाथ में बिठा देगा ना यार, ऑब्वियसली बात है, ट्रस्ट कहाँ रह गया फिर, ठीक है। सो ये मुद्दा है, ओके। अब हम बात करते हैं कैग की, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ओवरसाइट। कैग इज अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल की हम बात करेंगे। अ कंपेरेटिव स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इंडियाज एपेक्स फाइनेंशियल ऑडिटर, क्या लिखा है, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट फाइनेंशियल ऑडिटर है कौन, कौन है सबसे टॉप मोस्ट फाइनेंशियल ऑडिटर, कौन है, राइट, वेट अ मिनट, सॉरी वो अर्जेंट कॉल आ गया था, ओके फाइन, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर वो हम बात करने हैं कैग की, राइट, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, राइट। अब ये कह रहे हैं जो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस है इंडिया के अपेक्स फाइनेंशियल ऑडिटर का, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट मतलब ये ऑडिट करने का काम करता है, जैसे कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं ना, उसी तरीके से आपके कौन ऑडिटर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ एंड एडवोकेट जनरल, राइट। द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफिसर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो ये अटॉर्नी जनरल है और ये एडवोकेट जनरल है, ठीक है, और ये है कैग, तीनों अलग अलग हैं। हम तीनों की बातें इसी चार्ट में कर लेंगे सो दैट कि हमें तीनों का तीनों अभी याद हो जाए, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो फीचर क्या है, ये लिखा है फीचर, ये लिखा है इंस्टीट्यूशन के बारे में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है कैग है, और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, और ये आपका एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार है, ठीक है। अब ये देखो बिहार से कर रखा है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होते हैं ना वो स्टेट के होते हैं, राइट, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो इंडिया के प्रॉपर होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो पहले तो आर्टिकल ही रट लो यार, ठीक है। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आर्टिकल 148 में आते हैं, किस में आते हैं, आर्टिकल 148, राइट। एंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 76 में आते हैं, जबकि जो एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार है वो आर्टिकल 165 में आते हैं। अब चाहे वो यूपी के हों, वो कुछ किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, बट वो 165 में ही आएंगे, राइट। तो हमें पता लग गया क्या, आर्टिकल 148 पता लग गया, आर्टिकल 76 पता लग गया, आर्टिकल 165 पता लग गया। ये कैग है, ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल है और ये एडवोकेट जनरल है, राइट। इस चीज़ को फोकस करना। ओके, नेचर ऑफ ऑफिस कैसा है, सबसे पहले हम कैग की बात करते हैं। तो कैग का काम क्या है, ये गार्जियन है पब्लिक पर्स एंड अपेक्स हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो जो आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अपेक्स हेड है, ठीक है, समझ रहे हो। गार्जियन है पब्लिक पर्स के, पब्लिक पर्स मतलब पब्लिक का बटुआ, उसके गार्जियन है कि मनी कैसे कहाँ कैसे जानी है, ठीक है। अपेक्स हेड है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। तो ये हो गया इनका नेचर ऑफ ऑफिस, राइट। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, इंडिया वाले हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। आप देखते हो ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उल्टे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उल्टे काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट राइज होते हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो, अब क्या प्राइम मिनिस्टर जाएगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता पढ़ा लिखा है नहीं है, ऑब्वियसली बात है ना। बट उनके बिहार पे कौन जाएंगे, इंडिया के बिहार पे तो जाएंगे अटॉर्नी जनरल, कौन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ओके, सो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। जबकि एडवोकेट जनरल ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि बिहार, फॉर एग्जाम्पल बिहार, एग्जाम्पल यूपी हो सकता है, एग्जाम्पल ओडिशा हो सकता है। ओके, अब आते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। सो देखो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, तो जो कैग है कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कैग को, राइट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैग। रिजिड टेन्योर है 6 इयर्स का एंड 65 एज लिमिट। अभी हम कुछ पढ़ के आए हैं पीछे ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेम टेन्योर था, राइट। ओके, बट वहाँ पे अपॉइंट कौन नहीं कर रहा था, प्रेसिडेंट अपॉइंट, मतलब कौन, अच्छा एग्जाम सर, कौन अपॉइंट कर रहा था, ईसीआई को, ठीक है। चलो बताओ,
ईसीआई को कौन अपॉइंट कर रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, उसमें सिलेक्शन कमेटी हमने बताई थी, ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है। चलो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो ये भी प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये भी प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट किए जा रहे हैं, बट यहाँ पे ये गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या अपॉइंट कर रहे हैं, कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिक्स टेन्योर नहीं है, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। तो दोनों का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, बट कैग का फिक्स टेन्योर है, राइट। कैग का फिक्स टेन्योर है। ये होल्ड करेंगे ऑफिस को ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये होल्ड करेंगे ऑफिस को ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और ये होल्ड करेंगे ऑफिस को ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, राइट। क्योंकि स्टेट की बात चल रही है ना, तो स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा? प्लेजर ऑफ गवर्नर। सो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, गवर्नर प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होंगे। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिमूवल प्रोटोकॉल कैन बी रिमूव्ड ओनली लाइक एन सुप्रीम कोर्ट जज। जिस तरीके से ईसीआई रिमूव की जा रही थी, उसी तरीके से आपका कैग भी रिमूव होंगे, उसी तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट के जज भी रिमूव होंगे, राइट। पार्लियामेंट्री एड्रेस करेंगे एंड सिक्योर टेन्योर होगा इनका, राइट। फिर यहाँ पे रिमूव किए सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी टाइम, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, प्रेसिडेंट रात में उठे उनको लगा हटा देना चाहिए, हटा देंगे, राइट। अब इस तरीके से यहाँ पे रिमूव किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा किसी भी टाइम, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, राइट। लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन राइट, क्या लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन राइट है? अच्छा, ये जो कैग है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर, ठीक है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर। सबमिट कर सकते हैं 3 ऑडिट रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को, राइट। तो सबमिट कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, राइट। ओके, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 88 इनके पास राइट है कि वो बोल सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कहाँ पे? प्रोसीडिंग्स में, दोनों हाउस कमिटीज में। कोई राइट टू वोट नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई राइट टू वोट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को कोई राइट टू वोट नहीं है। अच्छा, एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए कि भाई राइट टू स्पीक एंड टेक पार्टिसिपेशन इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज एंड कमिटीज किसके अंडर? आर्टिकल 88 के अंदर। किसकी बात चल रही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात चल रही है, राइट। आर्टिकल 177 सेम फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्पीक एंड टेक पार्ट इन विधानसभा एंड परिषद, राइट। क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है ना, स्टेट क्या तो विधानसभा एंड विधान परिषद में, अब वहाँ इसमें बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट राइट टू वोट इनको भी नहीं है, राइट। राइट टू वोट नहीं है। तो ये हमने पूरा चार्ट फ्लो कर लिया है, इन दोनों का, तीनों कंपेरिजन कर लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नोटिस द टेक्स्ट मैचिंग फॉर लेजिस्लेटिव राइट्स। आर्टिकल 88 जो है वो देता है अटॉर्नी जनरल को फुल स्पीकिंग एक्सेस टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर फुल बोलने की आजादी दे रहा है आर्टिकल 88। एंड आर्टिकल 177 जो मिरर कर रहा है एग्जैक्टली जिस तरीके से आर्टिकल 88 आजादी दे रहा है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उसी तरीके से जो आपका आर्टिकल 177 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स को वो कर रहा है, ठीक है। ओके, एडवोकेट जनरल, सॉरी, ठीक है। बिहार लेजिस्लेचर में बोथ एंजॉय फुल प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट अ वोट ऑन एनी बिल। किसी भी बिल पे वोट कास्ट दोनों नहीं कर सकते, ना ही एडवोकेट जनरल कर सकते, ना ही अटॉर्नी जनरल कर सकते, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्टिकल 315 से लेके 323, 315 से लेके आर्टिकल 323, 315 से लेके 323, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड करता है मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चुरल मॉडल इंश्योर करने के लिए मेरिट बेस्ड इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट को सिविल सर्विसेज विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राइट, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इससे पहले हमने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ था, अभी बिल्कुल हुआ, देखने को मिला ना कि मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी कौन है? जो पार्टी रूलिंग है ना वो मेजोरिटी है, ठीक है। तो वहां पे मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाएंगे, देखो क्या चल रहा है, राइट। ओके सी बात है, थोड़ा दिमाग खुला रखो। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चरल मॉडल किसको? ताकि वो इंश्योर कर सके मेरिट बेस्ड इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट को सिविल सर्विसेज के लिए बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कौन सा पार्ट है? पार्ट 14, ठीक है, पार्ट 14।
ओके, अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, कंपोजिशन कौन सा आर्टिकल में होगी? 316 में। तो जो आर्टिकल 316 है उस वो क्या बात करता है? वो करता है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन की बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन की, राइट। जैसे कि यूपीएससी की पहले बात कर लें, तो इसमें जो चेयरमैन मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स जो हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। टेन्योर वही 6 ईयर्स एंड 66 ईयर ऑफ एज, यहाँ पे 66 ईयर ऑफ एज हो गया, राइट। विच एवर इज अर्लियर, कौन सी पहले जल्दी हो जाए, राइट। बीपीएससी के लिए देख लो, चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टली गवर्नर ऑफ बिहार के द्वारा, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस है ना, इसलिए गवर्नर ऑफ बिहार करेंगे। टेन्योर वही 6 ईयर एंड 62 ईयर्स ऑफ एज, राइट। 60 ईयर 62 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, नॉट द एज लिमिट वेरिएंस 65 वर्सेस 62। यहाँ पे एज लिमिट वेरी करेगी 65 से लेकर 62, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 66 नहीं होगा, 65 होगा, राइट, 65 होगा, ओके। चलो, क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है एजुकेशनल, एक्सेप्ट दैट नियरली 1/2 ऑफ द मेंबर मस्ट बी पर्सन हु हैव हेड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो अगर कमीशन का चेयरमैन या जो भी बनना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन बनना है, तो क्या है कि उसका कोई भी क्या है क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिस्टेड नहीं है, ठीक है। क्या है? नियरली 1/2 ऑफ द मेंबर्स, कम से कम एक हाफ जो है मेंबर्स के, जो जितने भी मेंबर्स को 1/2 जो है वो पर्सन क्या होने चाहिए? हेड गवर्नमेंट ऑफिस में होने चाहिए, लगभग 10 साल तक काम करा होना चाहिए उन्होंने, राइट। ओके, रिमूवल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 317 हाईली टेस्टेड इन बीपीएससी, ठीक है। तो आर्टिकल 316 देखा हमने, आर्टिकल 300 अब देख रहे हैं 17, ठीक है। क्या करता है ये? क्रिटिकल डिस्टिंक्शंस, हु कैन रिमूव अ बीपीएससी मेंबर, ठीक है। कौन बीपीएससी मेंबर को रिमूव कर सकता है? वाइल द गवर्नर ऑफ बिहार अपॉइंट, देखो अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ बिहार करेंगे, बट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ बीपीएससी, द गवर्नर हैज नो पावर टू रिमूव दैम। अपॉइंटमेंट की पावर गवर्नर के पास है, बट रिमूवल की पावर गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है। ओके, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ बोथ यूपीएससी एंड बीपीएससी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। रिमूवल की पावर ना ही, चाहे इन केस ऑफ यूपीएससी हो चाहे इन केस ऑफ बीपीएससी, रिमूवल की पावर ओनली ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। गवर्नर के पास पावर नहीं है रिमूवल की। सो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं जिससे वो रिमूव कर सके? तो किस ग्राउंड पे? मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड रिकमेंड्स रिमूवल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी एंड रिकमेंड करेंगे रिमूवल को, राइट, है ना। द एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो एडवाइस है वो क्या है? बाइंडिंग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को, तो वो बाइंडिंग है, माननी ही पड़ेगी किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। अच्छा, बहुत कम ही केस होते हैं एडवाइस बाइंडिंग होती है, बट ये वही इंपॉर्टेंट केस है कि एडवाइस बाइंडिंग है, राइट। सस्पेंशन पावर पेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट इन इंक्वायरी, ठीक है। सस्पेंशन पावर पेंडिंग द इंक्वायरी, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द यूपीएससी मेंबर, प्रेसिडेंट जो सस्पेंड कर सकते हैं यूपीएससी मेंबर को, वेयरएज द गवर्नर कैन सस्पेंड द बीपीएससी मेंबर, ठीक है। तो यूपीएससी मेंबर कैन सस्पेंड एंड गवर्नर कैन सस्पेंड, तो सस्पेंड कर सकते हैं, राइट, सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, क्या करंट अफेयर आया? फाइनेंस कमीशन एंड टैक्स डिवोल्यूशन आर्किटेक्चर। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन क्या है? क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन प्रेसिडेंट कर रहा है फाइनेंस कमीशन को? तो जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आर्टिकल 280 में। तो जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, राइट। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में हैंडल करने के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिजिकल बैलेंसिंग, राइट। वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं स्टेट टू स्टेट एंड वर्टिकल बोलते क्या बोलते हो? सेंटर से स्टेट, ठीक है, ऐसा, ओके। Okay, next. Mandate split क्या है? Vertical devolution dictates that the percentage share of the divisible pool of central taxes that goes completely to the state as a collective unit, ठीक है। तो जो vertical devolution है वो डिक्टेट करता है कुछ ऐसी परसेंटेज शेयर को डिविजिबल पूल की सेंट्रल टैक्सेस के, भी सेंट्रल टैक्सेस है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो किसको जाएगा? स्टेट्स को जाएगा, राइट, ऐसा। कंटेक्स्ट, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने फिक्स किया इस एलोकेशन को 41%, राइट। जो 15 फाइनेंस कमीशन था ना उसने इस एलोकेशन को 41% क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। एडजस्टेड डाउन 1% फ्रॉम 42% टू अकाउंट फॉर न्यूली फॉर्म्ड यूटीज एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। तो अब यहाँ पे एडजस्ट डाउन कर दिया यहाँ पे 1% से
42% से, ठीक है। तो पहले 42% था, अब 1% डाउन कर दिया तो 41% हो गया, राइट, ओके। क्यों? क्योंकि यूटीज बने थे नए जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख के, तो इसलिए इन्होंने 1% घटा दिया। तो पहले 42 था, तो क्या हुआ, 41 हो गया, राइट। 15 फाइनेंस कमीशन में horizontal devolution है, the complex allocation formula used to distribute that 41% pool among individual state based on the equity and efficiency criteria। तो स्टेट टू स्टेट बटेगा ना 41% में, कि इसको बिहार को कितना दिया जाए, साउथ इंडियन स्टेट्स को कितना दिया जाए, राइट। ऐसे पंगे चलते रहते हैं कि बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा है बट वो इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि जो साउथ इंडिया है उसमें उसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, इकोनॉमी भी अच्छी है, तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है यहाँ पे, ओके। देखो अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मैट्रिक्स बिलो आउटलाइन द वेटेड पैरामीटर्स यूटिलाइज्ड टू इवैल्यूएट अ स्टेट शेयर। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, हम उसको देखेंगे किस बेस पे कितना हमें देना पड़ रहा है स्टेट्स को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 41% का वो क्राइटेरिया है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टेट में, राइट। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वेट एलोकेशन कितना है, कोर लॉजिक एंड फंक्शनल रेलिवेंस क्या है बिहार के लिए, राइट, बिहार के लिए फोकस करेंगे। इनकम डिस्टेंस, तो एग्जाम में सीधे से पूछ लेगा कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से इंडिकेटर जिस पे बेस्ड होकर 41% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया जा रहा है स्टेट्स को। तो इनकम डिस्टेंस ये क्राइटेरिया हो गया, एरिया एक क्राइटेरिया हो गया, पॉपुलेशन 2011 से सेंसस से लेकर हमने करा, ठीक है, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी क्राइटेरिया हो गया, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स क्राइटेरिया हो गया, राइट। दिस इज द क्राइटेरिया, ओके। इनकम डिस्टेंस की बात करते हैं 45%, देखो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा किसका है, इनकम डिस्टेंस का 45% इनकम डिस्टेंस का है। फिर दो है इसका 15% है, किसका, एरिया एंड पॉपुलेशन का 15% है, राइट। तो इनकम डिस्टेंस का 45% है, एरिया एंड पॉपुलेशन का 15% है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5% है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स का 2.5%। सबसे कम किसका है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स का 2.5%। अब ये कह रहा है distance of states per capita GSDP group from the state with the highest income, highest weight heavily favor lower income states जैसे बिहार to ensure fiscal equality, ठीक है। फिजिकल इक्वलिटी मतलब कहने का क्या है कि जो डिस्टेंस है स्टेट के पर कैपिटा का, कहाँ से, स्टेट से, ठीक है। हाईएस्ट इनकम के, कोई हाईएस्ट इनकम वाला स्टेट है और कोई लोवेस्ट इनकम वाला स्टेट है, आप देखो बिना डिस्टेंस है, तो इसके बेस पे यहाँ पे दिया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट स्केल विद स्पेशल साइज हेल्प लार्ज स्टेट्स मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, एरिया के बेस पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर जिसका एरिया ज़्यादा बड़ा है वो मेंटेन करना चाहिए, उसको स्ट्रक्चर ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए 15% तो एरिया के बेस पे कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है, ब्लैक में जो दिख रहा है, ठीक है। Measures real consumer service based needs 1971 census metrics have been entirely phased out, highly advantageous to demographically dense states, तो population reward states that successfully managed, and ये तो अभी ऐड किया गया है, ये जो आपका ये वाला ना फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये अभी ऐड किया गया, राइट। रिसेंटली सो रिवॉर्ड स्टेट्स, उन स्टेट्स को रिवॉर्ड करना है जो कि जिसने सक्सेसफुली मैनेज किया है लोअर फर्टिलिटी रेट को, एक्ट एज एन एफिशिएंसी बैलेंस अगेंस्ट रिवॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे रिवॉर्ड किया जाएगा उन स्टेट्स को जिन्होंने कंट्रोल किया पॉपुलेशन को। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट एमकेएनओपी, रिवॉर्ड इकोलॉजिकली कंट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्नाइज लॉस्ट रेवेन्यू पोटेंशियल, तो यहाँ पे रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है। फिर रिवॉर्ड एफिशिएंसी इन इंटरनल टैक्स कलेक्शन एंड स्ट्रक्चरल फिस्कल डिसिप्लिन, मतलब जिस स्टेट ने अपना अच्छा सा इंटरनल टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी दिखाई है और स्ट्रक्चरल फिस्कल डिसिप्लिन वहाँ पे पाया गया, तो उसको ये आपका रिवॉर्ड किया जाएगा इसको, ठीक है, उसको ज़्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात कहने का ये है। तो बेसिक आपको जानना ये है कि पैरामीटर्स इंडिकेटर्स क्या हैं, वेट एलोकेशन कितना है, राइट। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। पीपीएससी मेंस हाई स्कोरिंग ट्रिक देखो, व्हेन राइटिंग एन आंसर, ठीक है, ये तो आपका आंसर राइटिंग हो गया, राइट। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया, तो ये हैंडी नोट्स हैं बिल्कुल, और ये आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। सो कीप इट अप, राइट, एंड फोकस ऑन स्टडी। याद रखो कितनी मोटी बुक पढ़ लो, जो लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे ना, उसमें दिमाग ऐसा पागल हो जाता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। वहाँ जाके ना टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, फिर जो आता है वो आता है, टेक ही मारोगे, सही, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, राइट। और ये चीज़ आपको वहाँ जाके 100% श्योर में पता लगेगी, ओके, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ थिंग फॉर यू, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, वो भी पॉलिटिकल होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर।